Good morning, student. Let's start our new chapter of history, ruling the countryside. Ruling the countryside means ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना या गांव पे शासन चलाना, रूरल एरिया पे शासन चलाना. The company becomes the दीवान. The company becomes the दीवान. कंपनी दीवान बन गई. On 12th August 1765, the Mughal emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. 12 अगस्त 1765 को मुगल एम्परर मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया. बंगाल का दीवान तैनात कर दिया. और द एक्चुअल इवेंट मोस्ट probably took place in Roberts Clive tent with a few Englishmen and Indians as witness. और इस बात की पूरी संभावना है कि ये जो घटना है कह सकते हैं जो एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस, जो एक्चुअल इवेंट टुक प्लेस हुआ होगा, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कह रहे हैं कि रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में ये हुआ होगा. और इसमें आप कह सकते हैं विद अ फ्यू इंग्लिश मैन आए होंगे और इंडियंस, फ्यू इंग्लिश मैन और फ्यू इंडियंस आए होंगे एज अ विटनेस के तौर पर, कि जब उन्हें दीवानी सौंपी जा रही थी ब्रिटिशर्स को, तो एज अ विटनेस के तौर पर फ्यू इंग्लिश मैन और फ्यू इंडियंस थे वहाँ पर प्रेजेंट. और रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में ये चीज़ें हुई होंगी. विथ बट इन द पेंटिंग above, the event is shown as a majestic occasion taking place in a grand setting. But लेकिन ऊपर दिए गए पेंटिंग में इस घटना को एक ग्रैंड रूप में दिखाया गया है. आप कह सकते हो जो ऊपर की पेंटिंग है, द इवेंट इज शो एज अ मेजेस्टिक ओकेजन दिखाया गया है. ऐसा लग रहा था कि टेकिंग प्लेस इन अ ग्रैंड सेटिंग. वहाँ ग्रैंड सेटिंग है मतलब एक भव्य समारोह का लग रहा था कि काफ़ी वहाँ पे प्लानिंग के साथ ओकेजन हो रहा हो, ऐसा मतलब इस पेंटिंग में शो किया है. द पेंटर वॉज कमीशन बाय क्लाइव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट्स इन क्लाइव लाइफ. जब पेंटर था, पेंटर को कमीशन दिया था क्लाइव ने और कहा था कि इस मेमोरेबल मूवमेंट को, इस मेमोरेबल इवेंट को, क्योंकि ये उनका मेमोरेबल इवेंट था, उनकी लाइफ का सबसे यादगार पल था, तो उन्होंने कहा कि इसको तुम अपनी पेंटिंग में ड्रॉ करो और उसके लिए उसको कमीशन भी दिया था. एंड the grant of Diwani clearly was one such event in British imagination. बंगाल की जो दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेज़ों के लिए निश्चय एक बड़ी घटना थी. ठीक है, ये जो ग्रांट ऑफ दीवानी जो मुगल एम्परर ने अपॉइंट किया था, उन्हें बंगाल का दीवान बना दिया था, जो इसकी दीवानी उन्हें मिल गई, तो क्लियरली वन सच सबसे बिगेस्ट इवेंट था ब्रिटिश इमेजिनेशन का. वो लोग इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे और उनकी इमेजिनेशन का सबसे बड़ा इवेंट था. As Diwan, the figure became, as Diwan, the company became the chief financial administrator of the territory under its control. दीवान के तौर पर कंपनी अपने दीवान बन गई और जो कंपनी थी, फिर दीवान के तौर पर जो कंपनी अपने एडमिनिस्ट्रेटर या अपने टेरिटरी के फाइनेंशियल मामलों की शासक बन गई. या आप कह सकते हो एज दीवान जो कंपनी बिकम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, वो जो एज दीवान वो लोग चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए उस टेरिटरी के अंडर, उनके हर चीज़ उनके कंट्रोल में आ गई. ठीक है, उस टेरिटरी के वो चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए एज दीवान और वो पूरा पार्ट टेरिटरी का उनके कंट्रोल में आ गया. नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज. अब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और रेवेन्यू को
एक तो टेरिटरी उनको मिल गई, टेरिटरी का पूरा एडमिनिस्ट्रेटर, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर उनके हाथ में आ गया था। नाउ इट हैड टू थिंक, अब उन्हें सोचना था ये जो एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड, उन्हें एडमिनिस्ट्रेट करना था लैंड और ऑर्गेनाइज करना था उसके रेवेन्यू रिसोर्सेस को, कि वो कैसे यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करें। इसका रास्ता वो ढूंढ रही थी। दिस हैड टू बी डन इन अ वे दैट कुड यील्ड इनफ रेवेन्यू to meet the growing expenses of the company. This है मी वो क्या कर, इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के इसके लिए वो एक ऐसा रास्ता ढूंढ रही थी जिससे जो कंपनी के एक्सपेंसेस, जो टाइम टू टाइम कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे थे, उसके एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए वो एक ऐसा रास्ता ढूंढ रही थी जिससे उसको सिर्फ फ़ायदा हो। A trading company had also to ensure that it could buy the products it needed and sell what it wanted. और जो ट्रेडिंग कंपनी के नाते ये ख्याल भी रखना था कि वो अपनी ज़रूरतों की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। देख, जो कंपनी थी वो ट्रेडिंग भी करती थी, तो उसे दीवानी का भी ख्याल रखना था और उसे कंपनी का भी, अपनी ट्रेडिंग कंपनी का भी ख्याल रखना था। और उस कंपनी ट्रेडिंग में वो सेल भी करते थे प्रोडक्ट्स और परचेज भी करते थे, तो उसका टोटली उनको ये ख्याल रखना था। देन फिगर वन में आपका क्या कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम द मुगल रूलर इन 1765। जो रॉबर्ट क्लाइव है, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से या मुगल एम्परर से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले रहे हैं। ठीक है, उन्हें दीवानी, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं दीवानी। ठीक है, दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम द मुगल एम्परर इन 1765। Over the years, the company also learned that it had to move with some caution. Over the years क्या हुआ, समय के साथ, ओवर द ईयर समय से कंपनी को ये भी समझ में आने लगा कि उसे मतलब प्रिकॉशन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, उसे कॉशन लेकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। Being an aligned power, it needed to specify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige. बाहरी ताकत होने की वजह से कंपनी एक तो अलाइन पावर थी, बाहर की ताकत थी, और इट नीडेड उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। बीइंग अ अलाइन पावर, एक तो वो बाहरी पावर थी, मतलब दूसरे कंट्री से वो लोग आके यहाँ सेटल हो रहे थे या यहाँ पे अपना व्यापार कर रहे थे। इट नीडेड टू पेसिफाई, उन्हें पेसिफाई करना था जो पहले से ही वो दोज हु इन द पास्ट हैड रूल द कंट्री साइड, जिन्होंने कंट्री साइड पे पहले से ही जो रूल्ड जिन लोगों ने किया था, उनके लिए भी उनके को भी शांत रखना था, क्योंकि वो पहले से ही गांव में शासन चला चुके थे रूरल एरियाज में, और जिनके पास अभी भी वो एंजॉय करते थे अपनी अथॉरिटी और प्रेस्टीज को, अपनी ताकत और सम्मान था। अभी भी वहाँ पे उन लोगों के, वो लोग बहुत ताकतवर थे और उनका वहाँ पर सम्मान किया जाता था। एंड दोज हु हैड, क्योंकि कंट्री साइड में पहले से ही कोई ना कोई रूलर रहते हैं तो उनकी ताकत ऑलरेडी रहती है। अचानक से कोई पर्सन वहाँ पे जाता है तो उसको अपनी ताकत बढ़ाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। दोज हु हैड हेल्ड लोकल पावर हैड टू बी कंट्रोल बट दे कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड। दोज हु हैड हेल्ड लोकल पावर, जिनके पास ऐसे जो लोग थे जिनके पास लोकल पावर में रह चुके थे, उन्हें कंट्रोल करना तो ज़रूरी था लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। ठीक है, दोज हु हैड हेल्ड, जिनके पास लोकल पावर था, हैड टू बी, उन्हें कंट्रोल करना ज़रूरी था,
बट दे कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड, लेकिन हम उन्हें एंटायरली एलिमिनेट नहीं कर सकते थे, एंटायरली एलिमिनेट उन्हें नहीं किया जा सकता था। हाउ वॉज दिस टू बी डन, ये कैसे किया जाएगा, ये कैसे होगा। इन दिस चैप्टर ये काम कैसे होगा, इस चैप्टर में वी विल सी हाउ द कंपनी केम टू कोलोनाइज द कंट्री साइड, ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्सेस, redefine the rights of people and produce the crops it wanted। ये काम कैसे होगा, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कंपनी कंट्री साइड इलाकों को, मतलब कंट्री साइड रूरल इलाकों को, या कंपनी कोलाइज द कंट्री साइड इलाकों को कैसे कोलोनाइज करेगी या कैसे कब्जे में लेगी, कैसे बनाया। और हाउ द कंपनी केम टू कोलोनाइज द कंट्री साइड, वो कैसे कंपनी कोलोनाइज करेगी कंट्री साइड को, और ऑर्गेनाइज रेवेन्यू, वहाँ पे वो कैसे ऑर्गेनाइज करेगी रेवेन्यू रिसोर्सेज, और रीडिफाइन द राइट्स ऑफ पीपल, वो कैसे वो रीडिफाइन करेगी राइट्स ऑफ पीपल को, एंड राइट्स ऑफ पीपल को क्या बताएगी, मतलब कैसे रीडिफाइन करेगी, एंड प्रोड्यूस द क्रॉप्स, और कैसे वहाँ पे प्रोड्यूस करवाएगी अपने क्रॉप जो कंपनी चाहती है, कैसे करेगी। ठीक है, एक मतलब हाउ वाज दिस, ये सारी चीज़ें कैसे होगी ये आप इस चैप्टर में देखेंगे कि कंपनी केम टू कोलोनाइज द कंट्री, हाउ कंपनी ने कैसे उसने कोलोनाइज किया कंट्री साइड को, कैसे वो ऑर्गेनाइज कर रही है रेवेन्यू रिसोर्सेज को, और कैसे उसने फिर नए तरह से डिफाइन किया उनके राइट्स को, लोगों के राइट्स को, एंड प्रोड्यूस द क्रॉप्स इट्स वांटेड, और कैसे वो अपने क्रॉप्स को जो वो चाहती है कि कंट्री साइड के लोग उस क्रॉप्स को ग्रोन करे, वो उसने कैसे एडजस्ट किया। फर्स्ट टॉपिक है रेवेन्यू फॉर द कंपनी, एंड कंपनी दीवान तो रेवेन्यू फॉर द कंपनी की आमदनी या कंपनी ने कैसे रेवेन्यू को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। द कंपनी हैड बिकम द दीवान but it still saw itself primarily as a trade। कंपनी दीवान तो बन गई लेकिन वो अभी भी अपने आप को प्राइमरी उनका मोटिव था वो ट्रेडर था, तो वो अभी भी अपने आप को एक व्यापारी समझते थे। इट वांटेड a large revenue income but was unwillingly to set up any regular system of assessment and collection। वो जो कंपनी है वो चाहती थी कि उसे लार्ज रेवेन्यू इनकम मिले, लेकिन but was unwillingly to set up any regular system of assessment and collection, और लेकिन उनके वो सेटअप कोई रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट और कलेक्शन को सेटअप करने में अभी भी हिचकिचा रही थी। रेगुलर सिस्टम को सेटअप करने में या उसको कैसे वो कलेक्ट करे उसे सिस्टम में लाने में वो अभी भी हिचकिचा रही थी। एंड द एफर्ट वॉज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज it could and buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible। और जो उनका एफर्ट था वो क्या था, इंक्रीज द रेवेन्यू, वो मतलब चाहते थे कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा उनको रेवेन्यू कलेक्ट हो जाए, वो रेवेन्यू को कलेक्ट कर ले, और बाय वो फाइन कॉटन और सिल्क क्लोथ चीपली एज पॉसिबल, मतलब वो बाई कर ले सस्ती चीज़ें, सस्ता कॉटन और सिल्क क्लोथ कितना भी पॉसिबल हो, मतलब सस्ते से सस्ता फाइन अच्छी क्वालिटी का सिल्क, अच्छी क्वालिटी का कॉटन वो सस्ते में खरीद ले। विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय कंपनी इन बंगाल डबल। 5 years में जो वैल्यू ऑफ गुड्स था 5 years में यही रीजन था, 5 years के ही अंडर में बंगाल में जो 5 year मतलब जो वैल्यू ऑफ गुड्स वो जो बंगाल से खरीदती थी उसका क्या होगा, उसका प्राइस क्या हो गया, डबल हो गया, बाय द कंपनी इन डबल हो गया 5 years में। एंड बिफोर 1865 द कंपनी हैड
purchase goods in India by importing gold and silver from Britain. और बिफोर 1865 क्या होता था, 5 years में जो उसके वैल्यू ऑफ गुड्स थे वो डबल हो गए. और बिफोर 1865 में क्या हुआ था, द कंपनी हैड परचेज गुड्स इन इंडिया, जो कंपनी परचेज करती थी फाइन गुड्स और सिल्क क्लोथ इंडिया में, ठीक है, बाय इंपोर्टिंग. वो कैसे परचेज करती थी, वो ब्रिटेन से इंपोर्ट करवाती थी गोल्ड और सिल्वर. वो ब्रिटेन से इंपोर्ट करवाती थी गोल्ड और सिल्वर, एंड गोल्ड और सिल्वर को वो इंपोर्ट करवाती थी. नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल could finance the purchase of goods for export. अब इतना रेवेन्यू कलेक्ट हो गया था इन चीज, अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसों से ही उन्होंने मतलब इतना रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया था उन्होंने बंगाल से, दीवानी से, कि उन्होंने अब क्या किया, अब वो जो सामान परचेज करती थी वो यहीं का मनी यहीं पे देकर उस चीज़ को, सामान को परचेज करती थी एक्सपोर्ट करने के लिए. एक्सपोर्ट करने के लिए जो चीज़ें वो खरीदती थी, अब वो उसके पास इतना रेवेन्यू कलेक्ट हो गया था कि उसे अब इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती थी गोल्ड और सिल्वर को. Soon it was clear that the Bengal economy was facing a deep crisis. लेकिन soon धीरे से मतलब जल्द ही क्या हो गया, ये क्लियर हो गया, जो बंगाल की इकॉनमी है उसे एक डीप क्राइसिस से फेस करना पड़ा. मतलब उनकी जो इकॉनमी है वो क्राइसिस में जा रही थी, वो डिक्लाइन होती जा रही थी. Artisans were deserting villages since they were being forced to sell their goods to the company. जो artisans थे वो artisans were deserting villages since they were being forced to sell their goods to the company at low prices. जो artisans थे वो गांव छोड़कर भागने लग गए थे. deserting villages, वो गांव छोड़कर भाग रहे थे, जा रहे थे, क्योंकि उन्हें कंपनी फोर्स कर रही थी कि वो अपने गुड्स को कंपनी को सेल करे, और वो भी कैसे, वो भी कम प्राइजेस में कंपनी को सेल करे. वो अपने गुड्स को सेल करें, वो भी कम प्राइजेस में, लो प्राइजेस में वो उनको सेल करें. Peasants were unable to pay the dues that were being demanded from them. Peasants were unable to pay the dues that were being demanded from them. जो peasants थे, वो जो peasant means जो किसान थे, वो अपना रेवेन्यू, अपना लगान तक नहीं चुका पा रहे थे, ठीक है. तो उनसे जो ड्यूज, वो अपना मतलब अनेबल टू पे, वो पे नहीं कर पा रहे थे अपने ड्यूज को, जो उनसे डिमांड किया जा रहा था, जो उनसे ब्रिटिशर्स डिमांड कर रहे थे. ईस्ट इंडिया कंपनी. आर्टिसनल प्रोडक्शन वॉज इन डिक्लाइन and agricultural cultivation showed sign of collapse. और जो आर्टिफिशियल थे, कैसा, जो आर्टिशियंस थे या आर्टिसनल थे, वो क्या हो रहा था, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था, मतलब आर्टिशियनल प्रोडक्शन क्या हो रहा था, वो डिक्लाइन हो रहा था. और जो एग्रीकल्चर कल्टीवेशन शोड साइंस ऑफ कोलैप्स, और जो एग्रीकल्चर शो क्या कर रहा था कि एग्रीकल्चर बिल्कुल कोलैप्स हो जा रहा था. एग्रीकल्चर में जो कल्टीवेशन हो रहा था वो साइन क्या दे रहा था, वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जा रहा था. कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था, और जो खेती थी, जो वो लोग खेती कर रहे थे, वो पूरी तरह से कोलैप्स की ओर बढ़ रही थी, मतलब खत्म होने की दिशा की ओर बढ़ रही थी. एंड पीस है. Then in 1770 a terrible famine. A terrible famine killed 10 million people in Bengal. और 1770 में एक टेरिबल फेमाइन हुआ. टेरिबल फेमाइन मतलब होता है कि अकाल पड़ गया. टेरिबल अकाल पड़ने के कारण 10 मिलियन पीपल बंगाल में उनकी डेथ हो गई. 10 मिलियन पीपल की डेथ हो गई. About 1/3 of the population was wiped out. मीन्स कि बंगाल की पॉपुलेशन का 1/3 पॉपुलेशन वाइप्ड आउट हो गए. 1/3 पीपल खत्म हो गए, क्योंकि 10 मिलियन पीपल की डेथ हो गई. 1770 में जो अकाल पड़ा उसके कारण 10 मिलियन पीपल्स की डेथ हो गई थी, और 1/3 पीपल बिल्कुल वहाँ से
साफ हो, मतलब पॉपुलेशन ख़त्म हो चुकी थी। एंड फिगर 2 में क्या शो कर रहा है, दैट अ वीकली मार्केट इन मुर्शिदाबाद इन बंगाल। बंगाल में मुर्शिदाबाद मतलब एक वीकली मार्केट लगता है, जैसे आपके मुंडेरा में मार्केट्स लगते हैं वैसे वहाँ पे भी वीकली मार्केट लगता है। पीसेंट्स एंड आर्टिशंस फ्रॉम रूरल एरियाज रेगुलरली केम टू दिस वीकली मार्केट। जो पीसेंट्स थे, जो आर्टिसंस थे, वो जो रूरल एरियाज के थे, वो रेगुलर इस मतलब वीकली मार्केट में आते थे। और वीकली मार्केट गांव में उसे हाट कहा जाता है। वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपने गुड्स को सेल करने आते थे और उन्हें अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो वो उसको खरीदने आते थे। दीज मार्केट्स वर बैडली अफेक्टेड ड्यूरिंग टाइम ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस जब बंगाल में आया तो इस मार्केट को ये मार्केट भी बहुत बैडली अफेक्ट हुआ, इस पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। देन आफ्टर दिस नेक्स्ट टॉपिक, द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर तो बिल्कुल खराब हो गया था, मतलब कोलैप्स कर गया था हमारा एग्रीकल्चर। तो अब हमें क्या करना था, द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। हमें अपना एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना था, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना। देन इफ द कंपनी वॉज इन ड्यून्स could the company be certain of its revenue income? अब अगर हमारी इकॉनमी में क्या था, इफ़ द इकॉनमी वॉज रिन्यू, अगर हमारी इकॉनमी रिन्यू हो गई या हमारी रिन्यू हो गई तो क्या हमारी इकॉनमी एक संकट में थी, मतलब एंड कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम, क्या कंपनी अपने, हमारी इकॉनमी डिक्लाइन होती जा रही थी तो इसके बाद भी क्या कंपनी अपनी सर्टेन इनकम, क्या कंपनी ये सोच सकती थी कि इकॉनमी के डिक्लाइन के कारण क्या उनको रेगुलर इनकम मिलेगी? क्या कंपनी सोच रही थी इस बारे में सर्टेन, क्या उन्हें सर्टेन रेवेन्यू इनकम हो पाएगी अगर इकॉनमी डाउन हो जाती है तो? मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स बिगन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी एनकरेज एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव। जो मोस्ट ऑफ द कंपनी ऑफिसर्स थे उनको फील हुआ और वो सोचने लगे कि हमें लैंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और एनकरेज करना चाहिए। लैंड में इन्वेस्ट हैड टू बी, मतलब लोग लैंड में इन्वेस्ट करें, इस चीज़ को हमें एनकरेज करना चाहिए। और एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव, और एग्रीकल्चर में भी हमें चेंजेस लाने चाहिए या सुधार लाना चाहिए या उसमें इम्प्रूव्ड लाना चाहिए। हाउ वाज दिस टू बी डन? हाउ वॉज दिस टू बी डन? लेकिन ये काम किस तरह किया जा सकता है? आफ्टर 2 decades of debate on the question, the company finally introduced the permanent settlement in 1793. इस क्वेश्चन पर आफ्टर 2 decades of debate on this question, मतलब हाउ वॉज दिस टू बी डन, ये कैसे किया जाए, एनकरेज कैसे किया जाए, इम्प्रूव कैसे किया जाए लैंड में, एग्रीकल्चर में, इस क्वेश्चन पे 2 decades तक डिबेट हुए थे ऑन दिस क्वेश्चन। 2 decades तक डिबेट चले और कंपनी ने फाइनली इंट्रोड्यूस किया था एक परमानेंट सेटलमेंट। कंपनी ने फाइनली इंट्रोड्यूस किया एक परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। इन 1793 में उसने फाइनली परमानेंट सेटलमेंट को ढूंढा। और बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट द राजास एंड द तालुकदार वर रेगनाइज्ड एज जमींदार। और इस बाय द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, ये जो टर्म्स था सेटलमेंट की शर्तों के हिसाब से, सेटलमेंट की जो शर्त थे, मतलब इस सेटलमेंट में जो शर्त थी, द राजा एंड द तालुकदार वर रेगनाइज्ड एज जमींदार। इस सेटलमेंट में शर्त क्या थी, टर्म क्या था इस सेटलमेंट का, कि जो राजा होंगे और जो तालुकदार होंगे उन्हें रेगनाइज किया जाएगा एज जमींदार। उन्हें क्या रेगनाइज किया जाएगा? उन्हें जमींदार की मान्यता दी गई या उन्हें बोला जाएगा कि वो एक जमींदार हैं। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीसेंट एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। जो राजा है और जो तालुकदार जिन्हें हमने रेगनाइज किया एज जमींदार, उन्हें बोला गया कि आप कलेक्ट करेंगे रेंट फ्रॉम पीसेंट।
पीसेंट से आप रेंट को कलेक्ट करेंगे और पे रेवेन्यू टू द कंपनी, और आप रेवेन्यू पे करेंगे कंपनी को। पे रेवेन्यू टू द कंपनी, आप कंपनी को रेवेन्यू पे करेंगे, कलेक्ट करेंगे पीसेंट से रेंट और कंपनी को रेवेन्यू पे करेंगे। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली, दैट इज इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज एवर इन फ्यूचर। और जो अमाउंट कंपनी ने डिसाइड किया था वो फिक्स्ड था, मतलब परमानेंटली फिक्स कर दिया था। और ये इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज मतलब कि ये कभी इंक्रीज नहीं होगा फ्यूचर में, ये इंक्रीज नहीं होगा फ्यूचर में। और इट वॉज फेल्ट दैट दिस कुड एंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू, और इट वॉज फेल्ट दैट this could ensure a regular flow of revenue into the company's coffer and at the same time encourage the zamindars to invest in improving the land. And ब्रिटिशर्स को लगता था कि इससे उन्हें रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू होता रहेगा, रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम मिलता रहेगा या रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू होता रहेगा, उन्हें ये लगता था इनटू द कंपनी कॉफर, ठीक है, इससे राजस्व और जमींदारों और इनटू द कंपनी कॉफर्स में लोगों को यही फील होता था कि अब उन्हें रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू मिलता जाएगा। और एट द सेम टाइम एनकरेज, वो जमींदारों को भी एनकरेज कर रहे थे कि टू इन्वेस्ट इन, आप इन्वेस्ट करिए इम्प्रूविंग द लैंड को, मतलब आप इस चीज़ में इन्वेस्ट करिए और इम्प्रूव करिए लैंड को, ठीक है, आप लैंड में इन्वेस्ट करिए और लैंड को इम्प्रूव करिए। सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज, द जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड, ठीक है, जो रेवेन्यू का डिमांड था वो परमानेंटली फिक्स कर दिया था कंपनी ने। अब जब रेवेन्यू का डिमांड फिक्स हो गया था, कंपनी ने फिक्स कर दिया था, वो इंक्रीज नहीं हो रहा था, तो हमारे जमींदार को काफ़ी वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड, और इससे उनको जमींदारों को बहुत फ़ायदा हो रहा था क्योंकि जमींदार बेनिफिट्स उठा रहे थे। जो भी प्रोडक्शन उनके लैंड्स में जो भी चीज़ें प्रोडक्शन हो रही थी उन्हें तो एक फिक्स्ड रेवेन्यू देना था, और जो ज़्यादा इनकम आती थी वो उनके पास थी, तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, बेनिफिट उठा रहे थे। इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड, इंक्रीज कर रहे थे अपना प्रोडक्शन और इसका बेनिफिट उठा रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक है फिगर 3, चार्लेस कॉर्नवालिस, चार्लेस कॉर्नवालिस एंड Cornwallis was the Governor General of India when the permanent settlement was introduced. जो कॉर्नवालिस थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया जब परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। और परमानेंट सेटलमेंट में क्या किया गया था, राजा और तालुकदार को रेगुनाइज एज जमींदार बना दिया गया और उनको कहा गया कि आप कलेक्ट करेंगे रेवेन्यू और पीसेंट से कलेक्ट करके हमें रेवेन्यू आप रेंट कलेक्ट आप करेंगे और हमें आप रेवेन्यू देंगे कंपनी को। और कंपनी ने क्या किया था, फिक्स्ड कर दिया गया था, कंपनी ने फिक्स कर दिया था चार्जेस, फिक्स कर दिया था रेवेन्यू, जिससे कि जो हमारे जमींदार थे वो भी एंजॉय कर रहे थे, बेनिफिट उठा रहे थे, इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड का। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रॉब्लम। द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम। जो परमानेंट सेटलमेंट था हाउएवर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो कुछ प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा था। एंड कंपनी ऑफिशियल सून डिस्कवर दैट द जमींदार्स वर इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। और कंपनी ऑफिसर को सून ये पता चल गया जो जमींदार थे वो फैक्ट उन्होंने मतलब वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड में, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड में। एंड द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड वाज सो हाई। जो रेवेन्यू फिक्स किया गया था वो बहुत हाई था। दैट द जमींदार फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे। और जो रेवेन्यू फिक्स किया गया था वो बहुत ही हाई था और जमींदार कुड नॉट फाउंड, जमींदार को दिक्कत हो रही थी, मतलब फाउंड डिफिकल्ट था जमींदारों के लिए उसे पे करना। एनीवन हु फेल टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज जमींदारी।
और क्या किया ब्रिटिशर्स ने, कंपनी ने ये भी बनाया था, अगर कोई फेल होता है, अगर कोई फेल होता है रेवेन्यू पे करने में, ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी क्या की जाएगी, ले ली जाएगी, तो वो अपनी जिम्मेदारी को लॉस कर जाएगा। और न्यूमरस जिम्मेदारीज वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी। और न्यूमरस जिम्मेदारी वर सोल्ड ऑफ मतलब न्यूमरस जिम्मेदारी को क्या किया गया, सोल्ड आउट किया गया। और न्यूमरस जमींदार व सोल्ड ऑफ एट ऑक्शन, मतलब न्यूमरस जमींदार के को सोल्ड ऑफ ऑक्शंस में सोल्ड कर दिया गया। और जो ऑक्शन कौन ऑर्गेनाइज करता था, कंपनी ऑर्गेनाइज करती थी। और क्या हो जाता, इसमें यही था कि अगर जमींदार रेवेन्यू चुकाने में, रेवेन्यू देने में, रेवेन्यू अगर जमींदार फेल हो जाते थे पे करने में रेवेन्यू, तो लॉस्ट उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। और ऐसे ही कई जमींदारी की लॉस्ट कर चुके थे वो लोग अपनी जमींदारी, तो उनको सोल्ड ऑफ किया जा रहा था ऑक्शंस में। और कंपनी कंपनी इसको ऑक्शंस को ऑर्गेनाइज करती थी। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज। और जो फर्स्ट डीके ऑफ 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि सिचुएशन कुछ चेंज हुई, सिचुएशन कुछ चेंज हुई। द प्राइजेस इन द मार्केट रोज एंड कल्टीवेशन स्लोली एक्सपैंडेड। जो प्राइजेस थे मार्केट में वो रोज करते चले गए, और जो कल्टीवेशन था वो स्लोली एक्सपैंड होते चला जा रहा था। जो मार्केट में जो प्रोडक्ट्स थे उनकी मार्केट, उनका क्या था, उनके प्राइजेस रोज कर रहे थे, और जो हमारा कल्टीवेशन था वो स्लोली एक्सपैंड हो रहा था। दिस मेंट एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द जमींदार। और इसका दिस मेंट एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द जमींदार, इसका मतलब क्या था, इसमें जमींदारों की इनकम में तो कुछ चेंजेस आए, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए ही एक परमानेंट रेवेन्यू फिक्स कर चुकी थी। क्या था, दिस मीन एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द जमींदार, इसमें इंक्रीज हुई इनकम जमींदार की, बट नो गेन फॉर द कंपनी, लेकिन कंपनी को कोई गेन नहीं हुआ। सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू डिमांड, मतलब रेवेन्यू का डिमांड बढ़ा नहीं था, क्योंकि रेवेन्यू का डिमांड कंपनी बढ़ा नहीं सकती थी, क्योंकि उसने क्या किया था, रेवेन्यू के डिमांड को फिक्स्ड कर दिया था, परमानेंटली फिक्स्ड कर दिया था उसने रेवेन्यू के डिमांड को, रेवेन्यू के डिमांड को उसने परमानेंटली फिक्स्ड कर दिया था। एंड इवन देन द जमींदार डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। और इसके बाद भी जमींदार को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो लैंड को इम्प्रूव करे। सम हैड लॉस्ट देयर लैंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द सेटलमेंट, अदर्स नाउ सॉ द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विदाउट द ट्रबल एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ तो सम ऑफ देम, इनमें से कुछ, क्या जमींदार में से कुछ ने अपनी लैंड को लॉस कर दिया अर्ली ईयर्स में ही ऑफ द सेटलमेंट में उन्होंने अपनी लैंड्स को लॉस कर दिया। और अदर्स नाउ सॉ द पॉसिबिलिटी, और अदर लोग पॉसिबिलिटी देख रहे थे अर्निंग करने की, अदर लोग पॉसिबिलिटी देख रहे थे कि कैसे अर्न किया जाए विदाउट द ट्रबल और रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब बिना ट्रबल के और हमें इन्वेस्ट भी ना करना पड़े, इन्वेस्टमेंट भी ना करना पड़े। एंड इवन देन द जमींदार डिड नॉट हैव ए इंटरेस्ट, हाँ हमें इन्वेस्टमेंट भी ना करना पड़े। एज लॉन्ग एज द जमींदार कुड गिव out the land to tenant and get rent, they were not interested in improving the land। मतलब as long as क्या करते, जमींदार could give out the land, मतलब जमींदार अपने लैंड को टीनेंट्स को दे रहे थे, और टीनेंट्स को दे रहे थे तो उससे टीनेंट से उन्हें क्या आ रहा था, किसानों को दे रहे थे, और जब वो किसानों को देंगे तो उन्हें रेंट मिलेगा। और दे वर नॉट,
मतलब किसानों को वो लैंड तो दे रहे थे वो अपनी खेती करने के लिए, और उन्हें इससे रेंट मिल रहा था, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो लैंड को इम्प्रूव करें, लेकिन वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो लैंड को इम्प्रूव करें। देन ऑन द अदर हैंड, on the other hand, in the villages, the cultivator found the system extremely oppressive. और अदर हैंड में इन द विलेजेस में क्या हुआ, विलेजेस में जो कल्टीवेटर थे वो इस सिस्टम को एक ऑपरेसिव मान रहे थे, मतलब एक्सट्रीमली ऑपरेसिव मान रहे थे। एक्सट्रीमली ऑपरेसिव मतलब होता है दमनकारी, कि कोई उनसे कोई चीज छीन रहा हो या उनको दबा रहा हो। द रेंट ही पेड टू द जमींदार, द रेंट ही पेड, जो रेंट है वो जो जमींदारों को पेड करेगा, वॉज हाई एंड मतलब जो रेंट उसे पे करना था जमींदारों को वो हाई था, और हिज राइट ऑन द लैंड वॉज इनसिक्योर, जो उसका राइट था लैंड पर वो भी इनसिक्योर था। एक तो उसे बहुत हाईली रेंट पे करना पड़ता था जमींदार को, और जो उसका राइट था लैंड पर वो भी इनसिक्योर था। और to pay the rent he had to often take a loan from the money lender, उसे रेंट पे करने के लिए वो अक्सर मनी लेंडर से लोन लिया करता था। मतलब उसे रेंट पे करने के लिए उसे अक्सर क्या करना पड़ता था, मनी लेंडर से लोन लेना पड़ता था। एंड व्हेन ही फेल टू पे द रेंट, जब वो फेल हो जाता था रेंट पे करने में, तो ही वॉज एविक्टेड फ्रॉम लैंड ही हैज कल्टिवेटेड फॉर जनरेशन। मतलब अगर वो फेल हो जाता था उस लोन को पे करने में, तो उसकी जो ज़मीन है वो ले ली जाती थी। कई सालों से जो उसकी जनरेशन पे जनरेशन वो ज़मीन में काम कर रहे थे, वो ज़मीन से उसे बेदखल कर दिया जाता था और उसकी ज़मीन ले ली जाती थी। एंड our next topic is a new system is devised. A new system is devised. By the early 19th century, a new system is devised. By the early 19th century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. और जो by the early 19th century में क्या हुआ, many of the कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वह कन्विंस्ड हो गए कि हमें जो सिस्टम है रेवेन्यू का उसे दोबारा से चेंज करना पड़ेगा। ये जो सिस्टम है, बहुत सारे जो ऑफिसर्स थे उन्होंने ये कहा, उनको मतलब ये बिलीव, ये कन्विंस हो चुके थे ये जो सिस्टम ऑफ रेवेन्यू हमें चेंज करना पड़ेगा, अगेन चेंज करना पड़ेगा। हाउ कुड रेवेन्यू बी फिक्स्ड परमानेंटली एट अ टाइम when the company needed more money to meet its expenses of administration and trade? तो उन्होंने क्या कहा कि हाउ कुड, जब मतलब कंपनी को ज़्यादा एक्सपेंसेस, कंपनी को हाउ कुड रेवेन्यू बी फिक्स्ड परमानेंटली, हम रेवेन्यू को कैसे परमानेंटली एट अ टाइम के लिए फिक्स कर सकते हैं, जब व्हेन द कंपनी नीडेड मोर मनी, जब कंपनी को ज़्यादा ज़रूरत है मनी की अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन और अपने ट्रेड के लिए। मतलब एक्सपेंसेस, अपने एक्सपेंसेस पर्सनली एक्सपेंसेस हो या एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मनी की ज़रूरत है, तो कैसे कैसे वो एक फिक्स्ड कर सकते हैं, परमानेंटली फिक्स्ड कर सकते हैं रेवेन्यू को परमानेंटली एट अ फिक्स टाइम के लिए। मतलब रेवेन्यू को कैसे फिक्स किया जा सकता है परमानेंट टाइम के लिए, मतलब परमानेंट फिक्स कैसे किया जा सकता है एट अ पर्टिकुलर टाइम के लिए, एट अ टाइम के लिए। एंड क्योंकि उन्हें काफ़ी पैसों की ज़रूरत होती थी, उनके एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड में उनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए वो कह रहे थे कि इस सिस्टम को हमें चेंज करना चाहिए। इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविनेंस ऑफ बंगाल, जो इन द नॉर्थ बंगाल प्रेसिडेंसी, एन इंग्लिशमैन कॉल्ड हॉल्ट मैकेनाइज devised the new system which came into effect in 1822. जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविनेंस था बंगाल प्रेसिडेंसी का,
मोस्ट ऑफ दिस एरिया, अब इसका मोस्ट ऑफ द एरिया उसका उत्तर प्रदेश में होता है। जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविनेंस था बंगाल प्रेसिडेंसी का, उसे क्या था, एन इंग्लिशमैन कॉल्ड होल्ट मैकेंजी, और होल्ट मैकेंजी डिवाइस, उन्होंने डिवाइस किया, इसमें एक वो न्यू सिस्टम को उन्होंने ऐड किया, और जो न्यू सिस्टम उन्होंने ऐड किया वो 1822 में उस सिस्टम को इफेक्ट में लाया गया, मतलब 1822 में उसको लागू किया। और किसने उस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, हॉल्ट मैकेंजी ने नामक अंग्रेज ने, मतलब हॉल एक इंग्लिशमैन था, इंग्लिशमैन, उसका नाम क्या था, हॉल मैकेंजी। उसने इस सिस्टम, रेवेन्यू कलेक्शन के सिस्टम को चेंज किया, और 1822 में उसने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। कहाँ, इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविनेंस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी में ये चेंज हुआ। अब इसके कुछ एरिया के पार्ट उत्तर प्रदेश में या यूपी में भी हैं। And he felt that the village was an important social institution. He felt that the village was an important social institution in North Indian society and needed to be preserved. और उसे क्या लगा, मैकेंजी को विश्वास था कि जो नॉर्थ इंडियन सोसाइटी है, जो नॉर्थ इंडियन सोसाइटी में रूरल एरिया या नॉर्थ इंडियन सोसाइटी में जो विलेज का एरिया है, विलेज का जो एरिया है एक महत्वपूर्ण, ही फेल्ट दैट, मैकेंजी को क्या लगा, जो विलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है, जो विलेज वॉज एन इम्पॉर्टेंट, वो एक इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है नॉर्थ इंडियन सोसाइटी का, और नीडेड टू बी प्रिजर्व, उसे हमें प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, उसे हमें बचा के रखने की ज़रूरत है, एंड उसे हमें बचा के रखने की ज़रूरत है, द प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, ये मैकेंजी को लगा, क्योंकि विलेज हमारा इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है इन नॉर्थ इंडियन सोसाइटी का, और उसे प्रिजर्व करने की बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिजर्व करना इंपॉर्टेंट है। अंडर हिज डायरेक्शन कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, और अंडर उसके डायरेक्शन में क्या हो रहा था, कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम, कलेक्टर्स जो थे, जो रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, वो विलेज टू विलेज जा रहे थे। इंस्पेक्टिंग द लैंड, वो इंस्पेक्ट कर रहे थे लैंड को, मेजर कर रहे थे, मेजरिंग द विलेज, मेजरिंग द फील्ड, वो फील्ड को मेजर कर रहे थे, लैंड को इंस्पेक्ट कर रहे थे, देख रहे थे, और फील्ड को मेजर कर रहे थे, और रिकॉर्डिंग द कस्टम्स एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप, और वो रिकॉर्ड कर रहे थे लोगों के कस्टम्स को एंड राइट ऑफ डिफरेंट ग्रुप, और डिफरेंट ग्रुप्स के राइट्स को वो रिकॉर्ड कर रहे थे। ठीक है, वो क्या कर रहे थे, कस्टम्स, वो लोगों के रीति रिवाजों को रिकॉर्ड कर रहे थे, और राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स को भी वो नोट डाउन कर रहे थे। ठीक है, अंडर हिज डायरेक्शन जो हॉल्ट मैकेंजी ने क्या किया, उसके डायरेक्शन में जो कलेक्टर थे, जो रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, वो विलेज टू विलेज जा रहे थे, लैंड को इंस्पेक्ट कर रहे थे, और उस लैंड को मेजर कर रहे थे, और रिकॉर्ड दी कस्टम, वो वहाँ के रीति रिवाजों को भी रिकॉर्ड कर रहे थे, और डिफरेंट ग्रुप्स को कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं वो भी उसको रिकॉर्ड कर रहे थे। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज was added up to calculate the revenue that each village had to pay, क्या किया गया कि विद इन द अंडर द विलेज रिकॉर्ड करते, हाँ, द एलिमिनेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वॉज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज हैड टू पे। और उन्होंने फिर क्या किया, गांव के, मतलब विलेज के एक एक फील्ड के या एक एक लैंड के द
एस्टिमेटेड, उन्होंने क्या किया, एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू निकाला। उन्होंने ईच प्लॉट, जितना भी मतलब ईच प्लॉट, एक एक जो प्लॉट था विद इन अ विलेज, उस गांव में जितने भी प्लॉट थे सबको एडेड अप कर दिया। एक एस्टिमेटेड उन्होंने रेवेन्यू निकाला, सब प्लॉट्स को उन्होंने ऐड कर दिया और उसके बाद से कैलकुलेट किया रेवेन्यू दैट ईच विलेज हैज टू पे, मतलब ईच विलेज को इतना रेवेन्यू पे करना है। मतलब हर गांव में वो गए, वहाँ पे उन्होंने वहाँ के लैंड को देखा, वहाँ के लैंड को इंस्पेक्ट किया, वहाँ के लैंड के जितने भी लैंड थे उसको मेजर किया और रिकॉर्ड किया कस्टम, और राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स को भी रिकॉर्ड किया, और राइट जो डिफरेंट ग्रुप्स को राइट दिया गया। और उसके बाद उन्होंने एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू बनाया। उन्होंने क्या किया, ईच प्लॉट, हर प्लॉट को विद इन अ विलेज में, एक एक विलेज में जितने भी प्लॉट्स थे उन सबको ऐड किया, सबके प्लॉट्स को। मतलब एक गांव अगर इलाहाबाद हो गया, इलाहाबाद क्या बमरौली गांव हो गया, तो उसमें जितने भी लैंड है सबको उसने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद उसने कैलकुलेट किया रेवेन्यू और ईच विलेज, और उसने कहा कि एक एक गांव से इतना इतना रेवेन्यू आना चाहिए, हैड टू पे। ठीक है, और विलेज को हम दैट टाइम क्या कह रहे थे, महल कह रहे थे, महल। इन ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स महल, महल में क्या था, इन ब्रिटिश महल क्या, इन ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स महल इज अ रेवेन्यू एस्टिमेट विच मे बी विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। मतलब हम रेवेन्यू क्या, जो ब्रिटिश थे, जो इन ब्रिटिश में क्या था, रेवेन्यू रिकॉर्ड महल, वो लोग क्या करते थे, रेवेन्यू का जो रिकॉर्ड्स था, वो रेवेन्यू का जो रिकॉर्ड था, रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स में महल एक रेवेन्यू स्टेट था, महल एक रेवेन्यू ई स्टेट है, विच में बी अ विलेज, वो विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज था। मतलब महल क्या था, या एक गांव या गांव का एक समूह होता था, या आप कह सकते हो कि रेवेन्यू, महल इज अ रेवेन्यू ई स्टेट है। ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में महल को एक रेवेन्यू ई स्टेट कहा गया है, विच में बी विलेज भी हो सकता है और एक ग्रुप ऑफ विलेजेस भी हो सकता है। फिगर 4 में थॉमस, गवर्नर ऑफ मद्रास है थॉमस मुनरो, 1819 या 26 थॉमस, 1826 तक थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर थे। दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज पीरियोडिकली नॉट परमानेंटली फिक्स। ये जो डिमांड था वो क्या हो रहा था, ये परमानेंट तय नहीं किया गया था, बल्कि उसे टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस मतलब टाइम टू टाइम उसमें डिमांड रिवाइज किया जा रहा था, उसे पीरियोडिकली चेंज किया जा रहा था रेवेन्यू को। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन। मतलब जो चार्ज था, जो रेवेन्यू का कलेक्शन का जो वर्क था और जो कलेक्ट करके कंपनी को जो देने का वर्क था, वो किसे किसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, हेडमैन को। जो विलेज का हेडमैन होता है उसे ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। एंड रेदर देन दी, जमींदार को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई थी, हेडमैन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज, और इस सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं, महलवारी सेटलमेंट। इस सिस्टम को हमने कौन सा नाम दे दिया, इस सिस्टम को हमने महलवारी सेटलमेंट का नाम दे दिया। And our next topic is the Monroe system. Our next topic is the Monroe system. There, in the British territories in the south, there was a similar move away. In the British territory in the south, there was a similar move away from the idea of permanent सेटलमेंट। और जो ब्रिटिश टेरिटरी थे, जो ब्रिटिश के अंडर में जो भी जमीन, जो भी लैंड थे वाले, मतलब इन द ब्रिटिश टेरिटरी इन द साउथ में जो भी उनकी टेरिटरीज थी, देयर वाज अ सिमिलर मूव अवे। वहां पे भी क्या किया गया, वहां पे भी अवे, वो भी आइडिया ऑफ परमानेंट
सिमिलर मूव अवे, वो भी आगे बढ़ रहे थे, अब रेवेन्यू में वो भी चेंजेस ला रहे थे। ये जो आइडिया ऑफ परमानेंट रेवेन्यू था उसको वो चेंज कर रहे थे। द आइडिया ऑफ परमानेंट रेवेन्यू को वो क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे। द न्यू सिस्टम दैट वॉज डिवाइज्ड केम टू बी नोन एज द रोतवर या रैयतवार, रैयतवार या रैयतवारी, ठीक है। और जो वहाँ जो नई सिस्टम को डेवलप किया गया, वहाँ जो न्यू सिस्टम को डिवाइस किया गया, दैट वाज डिवाइस न्यू सिस्टम। जो देखो ब्रिटिश टेरिटरीज में साउथ में क्या हुआ कि ये इस सिस्टम को, परमानेंट सेटलमेंट के सिस्टम को चेंज किया जाने लगा, वो भी मूव ऑन करने लग गए, ठीक है। जो साउथ में था वो भी मूव ऑन करने लग गए। और जो इससे पहले न्यू सिस्टम इज डिवाइड, जो महलवारी सिस्टम था वो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविडेंस में था, ठीक है। तो ये लोग भी मूव ऑन करने लगे, परमानेंट सेटलमेंट को चेंज करने लगे। और जो न्यू सिस्टम इन्होंने जो ऐड किया वो था रैयतवार या रैयतवारी। उन्होंने उन न्यू सिस्टम का क्या नाम दिया, रैयतवार या रैयतवारी का नाम दिया। इट वॉज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल, पहले इट वॉज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल, ये ट्राई किया गया एक स्मॉल स्केल में। और इसको ट्राई किसने किया था, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने, इन सम ऑफ द एरियाज दैट वर टेकन ओवर बाय द कंपनी आफ्टर द वॉर विद टीपू सुल्तान। और ये इट वॉज ट्राई, पहले उन्होंने जो रैयतवारी या रैयतवारी या जो रैयतवार सेटलमेंट था, उन्होंने पहले स्मॉल लैंड पे, स्मॉल स्केल पे इसको स्टार्ट किया था। और किसने किया था, बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इसको स्टार्ट किया स्मॉल एरियाज पे, दैट वर टेकन ओवर बाय द कंपनी। और ये टेकन ओवर, ये कंपनी ने, मतलब जब टीपू सुल्तान से उनका वॉर हुआ था तो कंपनी ने उनके कुछ पार्ट्स को, मतलब उनके एरियाज को अपने कब्जे में ले लिया था। और उसी एरिया पे इन्होंने रैयतवारी को टेस्ट किया, रैयतवारी सेटलमेंट को इन्होंने फिर टेस्ट करना स्टार्ट किया, टेस्ट किया। एंड subsequently developed by Thomas Munro. This system was gradually extended all over South India. और subsequently थॉमस मुनरो ने क्या किया, थॉमस मुनरो ने इस सिस्टम को डेवलप किया और धीरे धीरे उन्होंने पूरे साउथ इंडिया में इसी सिस्टम को एक्सटेंड कर दिया, साउथ इंडिया में उन्होंने इसी सिस्टम को एक्सटेंड कर दिया। थॉमस मुनरो ने क्या किया, डेवलप किया इस सिस्टम को और इसी सिस्टम को साउथ इंडिया में पूरी तरह से एक्सटेंड कर दिया। देन रीड, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वाज नो ट्रेडिशनल जमींदार। और उन्होंने मतलब देखा कि उन्हें लगता था कि साउथ में कोई भी जमींदार नहीं, ट्रेडिशनल जमींदार नहीं है। यहाँ पे साउथ में कोई भी ट्रेडिशनल जमींदार नहीं है, परंपरागत की वो बनेंगे वो, तो कोई भी यहाँ पे ट्रेडिशनल जमींदार नहीं थे। द सेटलमेंट दे आर गुड had to be made directly with the cultivator who had tilled the land for generation. फिर उन्होंने क्या किया, इसलिए उनका ये तर्क था, ये उनका ये आर्गू था कि उन्हें सीधे पीसेंट से ही, उन्होंने क्या कहा, इस सेटलमेंट पे उन्होंने आर्गू किया और उन्होंने कहा दे हैड टू बी डायरेक्टली विद द, मतलब डायरेक्ट उन्हें कल्टीवेटर से ही कलेक्शन करना चाहिए। हु हैड टिल्टेड द लैंड फॉर जनरेशन, उन्हें डायरेक्ट ही डायरेक्टली कल्टीवेटर से डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहिए इन रोयट्स में, मतलब रैयतों में उन्हें डायरेक्ट किसानों से ही बात करनी चाहिए, डायरेक्ट उनका कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। एंड हु हैड टिल्टेड द लैंड, क्योंकि वो मतलब लैंड जो पीढ़ियों से जमीनों पर खेती करते आ रहे हैं, हमें उनसे डायरेक्ट सीधे बात करनी चाहिए, उनसे हमें डायरेक्ट सेटलमेंट्स के रैयतों के बारे में उनसे डायरेक्ट बात करनी चाहिए। Their fields had to carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made. और जो उनकी फील्ड थी
जो उनका फील्ड था, उनका जो लैंड था, वो केयरफुली और सेपरेटली, सबके लैंड को सेपरेटली सर्वे किया गया। बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वॉज मेड, रेवेन्यू असेसमेंट के पहले उनकी जो ज़मीनों को मतलब केयरफुली, उनकी ज़मीनों को केयरफुली और सेपरेटली अलग अलग सर्वे किया गया। एंड मुनरो जो थे, थॉमस मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश should act as parental father figures, protecting the riots under their chain. जितने और मुनरो का मानना था, जो थॉमस मुनरो का मानना था कि जो ब्रिटिशर, जो अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। मतलब अंग्रेजों को, मुनरो को क्या मानना था कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स को एज अ पैरेंटल फादर की तरह ही प्रोटेक्ट करना चाहिए, रेवोट्स अंडर देयर चार्ज, मतलब किसानों को उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड ऑल वॉज नॉट वेल, रैयत में ऑल वॉज नॉट वेल मतलब सब कुछ ठीक नहीं था। आवर लास्ट टॉपिक इज ऑल वॉज नॉट वेल। Within a few years after the new system were imposed, it was clear that all was not well with them. देखो, within a few years, जब आपने न्यू सिस्टम्स को इम्पोज किया था, इट वॉज क्लियर दैट, वो क्लियर हो गया था कि ऑल वॉज नॉट वेल विद देम, मतलब ऑल वॉज मतलब सब कुछ ठीक नहीं है उनके साथ। इस प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम दिखाई देने लग गई थी कुछ सालों में ही कि सब कुछ क्लियर नहीं है, सब कुछ क्लियर नहीं है। ड्राइवन बाय द डिजायर to increase the income from land, revenue officials fixed too high a revenue demand. अब क्या हुआ था, जमीन से होने वाले जितने भी जमीन, ड्राइविंग द डिजायर, जो इनकम हमें जमीन से जो इनकम हो रही थी बढ़ाने के चक्कर में, ड्राइवन बाय द डिजायर, उनका जो डिजायर था मतलब वो इंक्रीज कर रहे थे, इनकम इंक्रीज करते जा रहे थे, लैंड से जो इनकम उनके मिल रही थी वो उसको इंक्रीज कर रहे थे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इंक्रीजिंग वे में क्या किया, रेवेन्यू ऑफिशियल्स ने फिक्स्ड कर दिया बहुत हाई रेवेन्यू। रेवेन्यू ऑफिसर्स क्या कर रहे थे, मतलब उनकी डिमांड बढ़ गई और वो हाई रेवेन्यू को चार्ज करने लग गए थे, हाई रेवेन्यू वो चार्ज करने लग गए। एंड पीसेंट्स वर अनेबल टू पे, पीसेंट जो थे वो उस रेवेन्यू को नहीं दे पा रहे थे, और जो रैयत थे, रैयत फ्लेड दी कंट्री साइड, और जो रैयत गांवों से भाग रहे थे, जो रैयत गांव से भाग रहे थे, और बहुत सारे जो रैयत थे, जो रैयत गांव से भाग रहे थे। एंड विलेजेस बिकेम डिजर्टेड इन मैनी रीजन, और जो विलेजेस थे, बहुत सारे एरिया में जो विलेजेस थे वो डिजर्टेड मतलब खाली हो गए, वहां से सब लोग चले गए। और ऑप्टिमिस्टिक, वहां से क्या हुआ, सब लोग वहां से सब कुछ छोड़कर चले गए। और ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल्स हैड इमेजिन दैट the new system would transform the peasant into rich enterprising farmers, but did not happen. जो ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल्स थे, जो ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल्स थे वो क्या हुआ, जो आशावादी ऑफिसर्स थे उनको उम्मीद थी कि जो न्यू सिस्टम वो ट्रांसफर, न्यू सिस्टम से क्या होगा, जो पीसेंट है हमारे वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, मतलब वो भी रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर बन जाएंगे, जो पीसेंट है हमारे वो भी रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर बन जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो कल्टीवेटर्स थे, जो लैंड में वर्क करते थे, वो क्या कर रहे थे, जो कल्टीवेटर्स थे वो भी भाग गए थे, दैट इज रैयत सब। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कुछ लोगों ने डेवलप करने की कोशिश की लेकिन वो फिर भी नाकामयाब हुए। एंड सोर्स वन, पेज नंबर 21, दैट इज सोर्स वन। सोर्स वन, कोलब्रुक
ऑन बंगाल रॉय, मतलब बंगाल के रैतों पर कोलब्रुक का क्या मतलब बोलना था। बंगाल के रैतों पर जो कल्टीवेटर्स, रैतों में जो कल्टीवेटर्स थे उन पर बोलना, उनका क्या वो बोलना चाहते। इन मैनी विलेजेस ऑफ बंगाल सम ऑफ द पावरफुल रॉयर्स डिड नॉट कल्टीवेट। जो मैनी विलेजेस, जो बहुत सारे विलेजेस में जो रिच, मतलब जो पावरफुल रैयत थे, जो पावरफुल ताकतवर कल्टीवेटर्स थे, वो कल्टीवेट नहीं करते थे, बट इंस्टेड गेव आउट देयर लैंड्स टू अदर। लेकिन वो कल्टीवेट नहीं करते थे, लेकिन वो अपने लैंड्स को दूसरों को कल्टीवेशन करने के लिए दे देते थे। अंडर टीनेंट्स, टीनेंट्स मतलब देते थे, तो उसके लिए वो क्या चार्ज करते थे, वो रेंट चार्ज करते थे। और हाई रेंट वो इसके लिए चार्ज करते थे, वो इसके लिए काफ़ी हाई रेंट चार्ज करते थे। और इन 1806 में क्या हुआ, कोलब्रुक डिस्क्राइब, कोलब्रुक ने क्या किया, डिस्क्राइब द कंडीशंस ऑफ दीज अंडर टीनेंट्स इन बंगाल। 1860 में एच.टी. कोलब्रुक ने इन डिस्क्राइब किया, मतलब टीनेंट्स के बारे में, उनकी कंडीशंस ऑफ दीज अंडर टीनेंट्स इन बंगाल के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ दीज अंडर टीनेंट्स, मतलब जो टीनेंट्स थे रोएट्स के अंडर में, उनको उन्होंने डिस्क्राइब किया बंगाल में। द अंडर टीनेंट्स क्या डिस्क्राइब किया, जो द अंडर टीनेंट्स थे, द अंडर टीनेंट्स डिप्रेस्ड बाय एन एक्सेसिव रेंट इन काइंड, उनको जो भी लैंड दिया जाता था वर्क करने के लिए, उसमें क्या था, उनसे बहुत एक्सेसिव रेंट चार्ज किया जा रहा था। एंड बाय, बहुत एक्सेसिव रेंट चार्ज किया जा रहा था। एंड बाय अ फ्यूरियस रिटर्न फॉर द कैटल, मतलब usurious returns for the cattle, seed and subsistence advanced to them can never extricate themselves from them। मतलब बटाई, इतनी शर्तें उनकी थी, एक्सटूरियस रिटर्न मतलब कैटल सीड और एडवांस्ड कैटल सीड एंड सब्सिटेंस, वो कर्जों के बदले बेगारी थे, मतलब वो इतना कर्ज से दब गए थे कि वो खुद कर्ज से भी कभी बाहर नहीं निकल सकते थे। जो अंडर टीनेंट थे उन्हें इतना प्रेशर, इतना डिप्रेस कर दिया गया था रेंट के कारण, उनसे रिटर्न लिया जा रहा था, मतलब कैटल सीड इन सब से भी, ये सब चीज़ें परचेज करने के लिए भी उन्हें लेना पड़ता था लोन, तो इसके कारण वो डेब्ट से दबते चले जा रहे थे। इन सो ऑब्जेक्ट एंड in so abject a state they cannot labor in spirit while they earn a scanty subsistence without hope of bettering their situation। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता था, जीनों को भी उन्हें अनाज पूरा नहीं मिलता था, तो ऐसे भयानक हालत थी कि वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं, मतलब जीने के लिए भी उन्हें खाना अच्छे से नहीं मिलता था, तो वो कैसे मन लगाकर काम कर सकते थे, और ना ही उन्हें अपनी हालत सुधारने की कोई उम्मीद दिख रही थी, और वो उन्हें ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी जिससे कि वो अपनी सिचुएशन को सुधार पाए या अपनी सिचुएशन को चेंज कर पाए। और जो रोयत थे, क्या कहते हैं, मुनरो सिस्टम ने एक रैयतवार को ऐड किया था। मुनरो सिस्टम ने क्या ऐड किया था, मुनरो सिस्टम ने एक रैयतवारी या रैयतवार का नाम दिया था। रैयतवारी और रैयतवार कौन थे, जो स्टार्टिंग से जिनके पास ज़मीन थी, जो स्टार्टिंग से जिनके पूर्वज या एंसेस्टर्स उस ज़मीन पे वर्क करते हुए आ रहे थे, और वो जो कल्टीवेटर्स थे जो डायरेक्टली उस पर काम करते थे, या जिनके वो लैंड्स थे, मतलब स्टार्टिंग से पूर्वजों के लैंड, उनके लैंड जो अमीर थे, जिनके पास ज़्यादा लैंड थे, दैट उन्हें हम क्या कहते थे, रैयत कहते थे।
ठीक है, रैयत कहते थे या रैयतवारी कहते थे। और डायरेक्ट इसने क्या किया था, जो हमारे कैप्टन अलेक्जेंडर रीड थे और मुनरो ने डायरेक्टली किससे कांटेक्ट किया था, रैयत से कांटेक्ट किया था, और इसी से रैयतों से कांटेक्ट किया था। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा उनसे कि आप लोगों जितनी भी ज़मीन है, उन्होंने स्पेसिफाई की थी सबकी ज़मीन, और सबकी ज़मीन पे अलग से चार्जेस करने के लिए उन्होंने रेवेन्यू सबकी ज़मीन पे अलग अलग रेवेन्यू डाल दिया। और उनके रेवेन्यू के चार्जेस इतने बड़े थे कि रैयत और सब लोग वहाँ से भागने लग गए थे, जाने लग गए थे। दैट्स योर फर्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉप्स फॉर यूरोप। क्रॉप्स फॉर यूरोप।